अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज और यूजेस। ठीक है, अब सोर्सेज और यूजेस किन चीज़ों का, उन सारी चीज़ों का, उन चारों चीज़ों का जो हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ी हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। ठीक है, इन चारों चीज़ों की हम आज यूजेस यानी इम्पोर्टेंस, इनका, हमारा रोल इनका बॉडी में क्या है वो देखेंगे, और इनकी सोर्सेज क्या क्या हैं, हम कहाँ से ये गेन कर सकते हैं ये चारों चीज़ें। अच्छा, इनकी जो सोर्सेज हैं वो तो बहुत सारी हैं। वैसे मैं तो अभी यहाँ पे तो आपको दो तीन इनकी सोर्सेज बता देता हूँ, लेकिन मैंने जो नोट्स भेजे हैं उन नोट्स में इनकी 5 10 सोर्सेज और लिखी हुई हैं। आप वहाँ से इनको देख लीजिएगा, रीड करिए, क्योंकि इसको कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, ये वाली रीड करने वाली चीज़ है कि कहाँ से हम इनको इनटेक कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ब्रेड, बीन्स, मिल्क आ जाते हैं। प्रोटीन्स में एग, एलमंड, पम्पकिन सीड आ जाते हैं। लिपिड में फ्राइड फूड, वेजिटेबल ऑयल, चीज़, और न्यूक्लिक एसिड में सी फूड, नट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स सारे जो हैं वो आ जाते हैं। हम इनको यहाँ से हम गेन कर सकते हैं। इनकी लिस्ट मेरे नोट्स में बनी हुई है जो मैंने भेजा है, आप वहाँ से इनको ज़रूर रीड करिएगा। इसके बाद हम डायरेक्टली इनके इम्पोर्टेंस पे आते हैं। पहला इम्पोर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का इम्पोर्टेंस हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तवानाई की मेजर सोर्स हमारे पास यही है। ठीक है, और दूसरा ये हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे ब्रेन को, किडनी को, हार्ट मसल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन सबको एज ए फ्यूल के तौर पे काम करता है। इन सबको तवानाई पहुंचाता है ताकि ये अपना काम जो है वो उसी रेगुलर सिस्टम पे परसिस्ट कर सकें। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक फाइबर है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो डाइजेशन पर्पज़ में जो है हमारी मदद करता है। ठीक है, हमारे डाइजेशन पर्पज़ में मदद करता है, और हमें फिर जो है वहाँ से तवानाई मिलती है। और हमारे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको भी मेंटेन करने में फ़ाइबर जो है मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेजर पर्पज़ ही ये है कि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। और दूसरी बात कि आपकी बुक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक वाली, वहाँ पे हर इन चारों चीज़ों की एंडिंग, चारों चीज़ों मतलब एंड हो रहे हैं ना, उन सब टॉपिक के नीचे इनके यूजेस लिखे हुए। वहाँ से ज़्यादा उसको रीड करके आप ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो। वैसे इतना पता होना भी काफ़ी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप वहाँ से जो है वो उनको रीड करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अभी ज़रूर आपके कभी ना कभी काम ज़रूर आएगी। ठीक है, प्रोटीन की इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं। प्रोटीन की इम्पोर्टेंस ये है कि सेल में जो है काफ़ी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा हिस्सा, आधे से ज़्यादा वेट जो है, आधे से ज़्यादा जो जगह घेरी हुई होती है वो प्रोटीन की होती है। अब समझ लें कि सेल मेनली बना ही प्रोटीन का होता है। इसकी इम्पोर्टेंस इसी से हम लगा सकते हैं कि सेल में आधे से ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन का होता है, और प्रोटीन जो है सेल की रिपेयर में, न्यू सेल जनरेट करने में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। और दूसरा ये कि ये हमारी ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो सेल हमारी बॉडी का जो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है, तो अगर ये सेल की जो है वो रिपेयरिंग कर रहा है, सेल को ग्रोथ करवा रहा है, ज़ाहिर है पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में इसमें बहुत बड़ा हाथ है प्रोटीन का। इसके बाद आ जाते हैं लिपिड्स पे। लिपिड्स की सबसे मेजर इम्पोर्टेंस ये है कि वो हमारी बॉडी को सिक्योर करने में, हमारी बॉडी के लिए एज ए सेफ गार्ड साबित होता है। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सही है, कैसे प्रोटेक्ट करता है कि ये हमारी बॉडी की स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट की, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। सही है, और हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को भी जो है ये मेंटेन रखता है लिपिड। और लिपिड में ये ना सिर्फ स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, बल्कि बॉडी के हर ऑर्गन के सराउंडिंग उस फैट की एक लेयर होती है, जो कि उसको जो भी जरासीम वगैरह होते हैं या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ जो हमारे ऑर्गन्स को या हमें नुकसान पहुंचाती है, उससे हमें जो है प्रोटेक्ट करता है लिपिड। कैसे लिपिड प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि हमारे ऑर्गन के इर्द गिर्द फैट की लेयर होती है, और हमारी स्किन के बीनीथ भी एक फ़ैट की लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है इन हार्मफुल सब्सटेंसेस से। इसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो भी हर सेल में पाया जाता है, बॉडी के हर वायरस सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि ये एज ए स्टोरेज और एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे काम आता है। मैंने आपको पहले भी इसके टॉपिक में, न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में बताया था कि जो है वो न्यूक्लिक एसिड एक स्टोरेज के तौर पर हम उसको कह सकते हैं। मैं उसको SD कार्ड कहता था अपने मैट्रिक के टाइम में। तो वो सारी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास इकट्ठा रखता है। एक्सप्रेशन का यहाँ पे मकसद है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में जो हमारे पास अमीनो एसिड्स है उनकी सीक्वेंस जो है डिपेंड करती है, वो यहाँ पे एक्सप्रेशन उसको कहा गया है।
ठीक। और डीएनए इसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है स्टोरेज वाले काम में, ठीक है। तो इसकी मेनली इंपॉर्टेंस न्यूक्लिक एसिड की यही है कि ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर रखता है और उसके हिसाब से प्रोटीन जनरेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये सारे तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, मेन इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर आप इसको और पढ़ना चाहें तो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक की तमाम हेडिंग्स के नीचे आखिर में यूजेस की हेडिंग के नीचे सबकी इंपॉर्टेंस इन चारों की लिखी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एग्रीकल्चर साइंसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ऐसा एग्रीकल्चर साइंस से हमें पता लग रहा है कि क्रॉप्स या फिर जो है अनाज से रिलेटेड साइंस, ठीक। इसमें इसका क्या है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होते हैं वो हमेशा जो है क्रॉप की यील्ड बढ़ाने में, यानी क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, हमारे मुल्क में जो है वो अनाज की तादाद को कैसे बढ़ाया जाए, उस पे एग्रीकल्चर साइंसेस काम करती है। फार्म लैंड की प्रोडक्टिविटी, फार्म्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्हेंस करा जाए, और जो है हमारे जो फार्म्स पे जानवर होते हैं उनको जो डिजीज़ और बाकी जो है उनको डिजीज़ और इंसेक्ट की वजह से उनको जो इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, उनको कैसे जल्दी रिकवर करा जाए, उनको कैसे रिड्यूस करा जाए कि उन्हें डिजीज़ कम जो है अपने झपटे में लें। तो उन सब पे एग्रीकल्चर साइंसेस काम करती हैं। ओवरऑल फूड की क्वालिटी को कैसे इन्हेंस करा जाए, उस पर एग्रीकल्चर साइंस काम करती है। इसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रिशनल साइंस पे, और न्यूट्रिशनल साइंस से हमें पता लग रहा है कि हमारी हेल्थ के मामले की बात है, ठीक है। तो हमारी जो ऑप्टिमल हेल्थ है उसको कैसे इन्हेंस करा जाए, उस पर सारा गोल होता है न्यूट्रिशनल साइंसेस का। अब हेल्थ को कैसे हम जो है वो कर सकते हैं, हेल्थ को तभी कर सकते हैं जब हमारी डिजीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो कम हो जाए। तो बेसिकली इन डिजीज़ का इलाज बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और इन डिजीज़ को कम से कम करने का जो रिसर्च संभाला हुआ है वो न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट ने संभाला हुआ है, ठीक है। अब जैसे कार्डियोवैस्कुलर जो दिल की बीमारियां हो गई, या फिर कैंसर हो गया, या फिर ऐसी बीमारियां जो कि मैंने आपको बताया था पीछे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी जो विटामिन की कमी की वजह से, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी बीमारियां हमें जकड़ती हैं, उन बीमारियों से छुटकारा, उन बीमारियों को कम कैसे किया जाए, उन बीमारी से कैसे बचा जाए, उन सारी रिसर्चेस पे न्यूट्रिशनल साइंसेस का काम होता है, ठीक है। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री है जहाँ पे ख़त्म होता है। सही है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए, और कोई भी सवाल हो आप ज़रूर पूछ सकते हो। किसी भी फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। और ये कि आप बुक रीडिंग इसमें ज़्यादा करें तो ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बुक रीडिंग पे ज़्यादा बेस करता है। थैंक यू।